का अध्याय नंबर 6 चैप्टर नागरिकता सिटीजनशिप। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका अर्थ एवं महत्व। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, पहला विदेशी और दूसरा नागरिक। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण सदस्य होते हैं। इस पर उनकी पूर्ण निष्ठा होती है। इस पर क्या होती है? पूर्ण निष्ठा होती है। वे सभी सिविल राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भारत में दो तरह के लोग हैं, एक तो नागरिक और दूसरा विदेशी। जो नागरिक होते हैं वो पूर्ण सदस्य होते हैं और वे सिविल और उन्हें राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। और जो विदेशी होते हैं ना, वो अन्य देश के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी दो श्रेणी होती हैं। पहला विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जो भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं, और विदेशी शत्रु वो होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा होता है। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। तो मैं क्या बोलता है कि भारत में दो तरह के लोग होते हैं, नागरिक और विदेशी। और विदेशी में भी दो तरह के होते हैं, विदेशी मित्र और शत्रु। और जो विदेशी मित्र होते हैं उन्हें भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं उनके, और जो विदेशी शत्रु होते हैं उन्हें नकारात्मक संबंध होते हैं, लेकिन उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं। अब संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार व विशेषाधिकार प्रदान करता है और विदेशी को नहीं। कौन कौन से नागरिक को प्रदान करता है और विदेशियों को नहीं प्रदान करता है? तो पहला, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का अधिकार, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के अवसर में समता, अनुच्छेद 16। वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यावसायिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 2930। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए आम चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यों के उच्च राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता की योजना करने वाले अधिकार। ठीक है, ये सब पदों पे जैसे सार्वजनिक पद ना, उस पर सिर्फ है ना भारत का नागरिक ही बैठ सकता है। जैसे कौन सा है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के उपराज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी और महाअधिवक्ता। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिक को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है, जैसे कि वो कर भुगतान करेगा, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करेगा और देश की रक्षा। भारत में नागरिक जन्म या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक व राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक की नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में कोई इसमें स्थायी व्यवस्था उत्पन्न नहीं है, सिर्फ लोगों की पहचान की जा सकती है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 में भारत में। इनमें ना तो अधिकरण और ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता के संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया, जिसका समय समय से क्या हुआ है? संशोधन किया गया है। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार 4 श्रेणी के लोग भारत के नागरिक बने। पहला, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से एक शर्त पूरी करता है। यह शर्त है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता किसी एक का जन्म भारत में हो, या संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। क्या बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद 4 श्रेणी के लोग ही भारत के नागरिक बने हैं। पहला, एक व्यक्ति जो तो मूल निवासी हो, है ना, और दूसरी शर्त है क्या? 3 में से एक शर्त। दूसरी शर्त है कि उसका जन्म भारत में हुआ, दूसरा माता पिता में कोई हो, और फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग।
तब जाके वो बन सकता है भारत का नागरिक। दूसरा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता दादा दादी अवैध भारत में पैदा हुए हों, इनमें से 2 शर्तों को पूरा करता है तो भारत का नागरिक बन सकता है। पहला, यदि वो 19 जुलाई 1948 के पूर्व स्थानांतरित हुआ हो। कब? 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हो और प्रवासन की तिथि से उसने समानता भारत में निवास किया हो। यदि उसने 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत में प्रवासन किया हो तो वो भारत के नागरिक में पंजीकृत हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक है, तभी जाके वो क्या बन पाएगा? नागरिक। तीसरा, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर पुनः वश के लौट गया हो, भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के 6 महीने तक रहना हो, तब जाके वो बन पाएगा। फिर चौथा क्या बोला? एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन भारत से बाहर रह रहा हो, फिर भी वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से या पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। कुल मिलाकर यह व्यवस्था है नागरिकता की चर्चा करते हैं। पहला, कि व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो। दूसरा, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हो। तीसरा, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। चौथा, वो भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो बाहर रह रहा हो। नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। दूसरा, वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं या नागरिक है या समझा जा सकता है जो नागरिक बना रह सकता है यदि इस प्रकार के विधान निर्माण करे। तीसरा, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। तो थर्ड भी सही है। फिर नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद व अर्जन की समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। संविधान लागू होने के बाद अर्जन और समाप्ति किसकी? नागरिकता की, उसके बारे में उपबंध अर्जन व समाप्ति के बारे में बताता है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नागरिकता अर्जन। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें बताता है। कौन कौन सी 5 शर्तें? एक तो जन्म, दूसरा वंशानुगत, फिर पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समिष्टित करने का अधिकार। पहला, जन्म से। भारत में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति उसके अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होना। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी नागरिक माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। दूसरा, इसके अलावा किसी व्यक्ति को 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत पैदा हो तो वो उस दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो या माता पिता में से उस समय भारत का नागरिक हो या दूसरा अवैध प्रवासी न हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक या शत्रु के बच्चे को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, वंश के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके तुरंत या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 के पूर्व भारत के बाहर हुआ हो तो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो तभी। यदि 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद किसी व्यक्ति को जन्म देश से बाहर हुआ हो तभी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तब। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर उसके भारतीय कॉन्सुलेट
उसके जन्म या पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हो। इस प्रकार बच्चे का भारतीय कौंसलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र माता पिता को इस आशय में शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वो किसी अन्य देश का नागरिक, तब वह भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने पर 6 माह के अंदर नहीं कर देता। तीसरा, पंजीकरण के दौरान केंद्र सरकार आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित में से किसी एक से समृद्ध व नामत हो। पहला, भारतीय मूल का व्यक्ति जो कि नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत रह चुका हो। दूसरा, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत या बाहर या किसी अन्य देश में अनंत रहा हो। तीसरा, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत रहा हो। तीसरा, वो भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। चौथा, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु या क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। अगला, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु और क्षमता का हो और वो अपने माता पिता स्वतंत्र नागरिक के रूप में स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। यह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन के 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो। अगला, कोई व्यक्ति जिसकी आयु पूरी व क्षमता का हो, वह समुद्र पार किसी अन्य नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन करने से 12 माह से साधारणतः निवास कर रहा हो। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों। उपरोक्त सभी श्रेणी के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। फिर चौथा, प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति की निम्नलिखित योग्यता रखता हो। पहला, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जो कि भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। देखा, यदि वह किसी अन्य देश के नागरिक हो लेकिन वह नागरिकता के लिए आवेदन की स्वीकृति उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। तीसरा, यदि वह भारत में रह रहा हो, भारत की सेवा में हो या थोड़ा सा और थोड़ा अन्य हो तथा उसे नागरिकता संबंधी आवेदन में कम से कम 12 माह पूर्व भारत रह रहा हो। यदि 12 माह की इस अवधि में 14 वर्ष पूर्व से वह भारत रह रहा हो तो भारत सरकार की सेवा में हो, इनमें से थोड़ा एक में या थोड़ा अन्य में हो तो इसकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में भारत में रहने का इच्छुक हो, भारत सरकार सेवा और किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जब भारत का सदस्य हो, में भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी, व्यक्तियों के निकाय में हो, प्रवेश या उसे जारी रखे। हालांकि भारत सरकार ने उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामले में एक या से पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति संबंध हो, तो इस प्रकार के नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। क्षेत्र समष्टि द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस देश क्षेत्र के संबंधित विशेष व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। ऐसे व्यक्ति को उल्लेखित तारीख से भारत का नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया। ये आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था। असम समझौते में आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान। नागरिकता संशोधन अधिनियम 85
असम समझौते विदेशी मुद्दे पर आश्रित व्यक्तियों को नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान है। भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए, वे अपने प्रवेश के बाद से असम के निवासी को 1 जनवरी 1966 में भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरा, भारतीय मूल के प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 या उसके बाद लेकिन 25/1971 के पहले बांग्लादेश असम आया, प्रवेश के समय ही साधारणतः असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है, को स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसे निर्बाधित व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी रूप में पहचाने जाने के बाद 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में से भारत के नागरिक के समान अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। पहले त्यागना, दूसरा बर्खास्ती और चौथा और अगला क्या है, वंचित करना। स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसे घोषणा के उपरांत वो भारत का नागरिक नहीं रहता है, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। इस तरह की घोषणा तब हो तो जब वो युद्ध में व्यस्त हो। केंद्र सरकार ऐसे पंजीकरण एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नागरिक बच्चा भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि इस तरह के बच्चे की 18 वर्ष भारतीय होने पर प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक बन सकता है। फिर बर्खास्ती के दौरान, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब वो भारत युद्ध में व्यस्त हो। फिर तीसरा, वंचित करने दौरान, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि वह नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। दूसरा, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, है ना। अगला है, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो तो उसके राष्ट्रीय विधि सूचना दी हो। फिर अगला, पंजीकरण प्राकृत नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्ष की कैद हो। नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। फिर एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, इसमें दोहरी राजपत्रित अपनाया गया है, लेकिन केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों में कोई पृथक नागरिकता नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति को न केवल अमेरिका का नागरिक है बल्कि उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहाँ वह रहता है। इस तरह से दोहरी नागरिकता प्राप्त है। इस संदर्भ से राष्ट्रीय सरकार व राज्य सरकार से दोहरे अधिकार प्राप्त है। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में सभी नागरिकों, चाहे वो जन्म और निवास कहीं पर भी हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भेदभाव रहित इस व्यवस्था के कुछ अपवाद भी हैं। पहला, संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियां या नियुक्तियों में अलग सुविधाएं मिली। इस सुविधा उस राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय व अन्य प्रशासन के तहत हो सकती हैं। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया। भारत सरकार को यह अधिकार दिया है कि वो गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा के निवासन की अनिवार्यता करे, जैसा कि अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय है, निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों की सीमा के क्षेत्र में आने वाला मामला न हो। उदाहरण के लिए, एक राज्य
अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। तीसरा, निवास और घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। दूसरे शब्दों में, जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश व निवास प्रतिबंधित है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए की गई थी। यही नहीं, ये व्यवस्था उनकी संपत्ति, परंपरा को बचाने और उनके शोषण के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच भी है। चौथा, 2019 तक जम्मू और कश्मीर की विधायिका के लिए अधिकृत थी। उन व्यक्तियों को परिभाषित करना जो जम्मू और कश्मीर के राज्य के स्थायी निवासी हैं। और ख, ऐसे स्थायी निवासियों को निम्न मसलों में विशेष अधिकार व सुविधाएं प्रदान की गई। पहला, रोजगार, राज्य सरकार की सेवा में रोजगार। दूसरा, राज्यों में अचल संपत्ति अर्जित करना। तीसरा, राज्य द्वारा छात्रवृत्ति व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के अधिकार। उपरोक्त प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 35A पर आधारित है। यह अनुच्छेद संविधान आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ये संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत पारित किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दे रखा था। 2019 में एक नए आदेश के तहत संविधान ने जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2000 राष्ट्रपति इस विशेष दर्जे को वापस ले लिया है। इस नए आदेश के पूर्व ही अधिक्रमित कर दिया है। भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है और एकीकृत अधिकार प्रदान करता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई, ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र का निर्माण हो सके। इसके बावजूद बाद में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद आदि होते रहे। इस तरह संविधान निर्माताओं को एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। विदेशी भारतीय नागरिकता। सितंबर 2000 में भारत सरकार ने विदेशी मंत्रालय में भारतीय डायस्पोरा पर एल सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन के साथ उसके रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुसंधान देने का कार्य सौंपा। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2000 में सौंपी। इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन की सिफारिश दी, ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सकती, लेकिन कुछ विशेष देशों में रहने वाले को ही। उसी के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिक का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों जैसे PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम में पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता संबंधित प्रावधान हटा दिए। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किए गए, जब तक कि वह गृह देश स्थायी कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में मुख्य अधिनियमित में विदेशी भारतीय नागरिकता उससे संबंधित प्रावधानों को संशोधित कर दिया। इसने भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की, जिसमें PIO कार्ड स्कीम OCI कार्ड स्कीम को मिलित कर दिया। PIO कार्ड स्कीम 19/8/2002 को शुरू किया गया था। इसके बाद OCI कार्ड स्कीम 2/12/2005 को शुरू किया गया था। दोनों स्कीमें साथ साथ चल रही थी। वैसे OCI स्कीम सबसे अधिक लोकप्रिय है। आवेदक इस कारण के भ्रम में स्थित रहते कि थे। आवेदक को भ्रम करने के लिए उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने PIO और OCI को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रीकरण किया, जिनमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया। इस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया। PIO स्कीम 9/1/2015 को प्रभाव से रद्द कर दी गई और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू PIO कार्ड धारक 9 जनवरी 2015 से OCI कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया गया और मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से? पहला,
पहला विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंधन। पहला, भारत सरकार आवेदन प्राप्त किसी भी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक होल्डर को पंजीकृत कर सकती है। पहला, उसमें क्या है, पूर्ण आयु की क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था। दूसरा, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था। अथवा तीसरा, जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन भूभाग से संबंध रखता है, 15 अगस्त 1947 के भारत के भाग हो गया था। अथवा चौथा, जो कि किसी अन्य नागरिक का पुत्र पुत्री या पौत्र या पौत्र पौत्री हो। अथवा बी, कोई व्यक्ति जो धारा ए में उल्लेखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो। फिर अगला है, कोई व्यक्ति जो नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारतीय नागरिक हो लेकिन दोनों में से एक भारत का नागरिक हो। जैसा भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का है पति पत्नी तथा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक विदेशी मूल की पति पत्नी जिसका विवाह निर्धारित है और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार चला हो। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं तथा जिसके माता पिता में से कोई एक, जिसके दादा दादी परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा किसी अन्य देशों में भारत सरकार में उल्लेखित कर सकता है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के निबंधन के लिए अर्ह नहीं होगा। भारत सरकार उस आंकड़े डाटा को उल्लेखित कर सकती है जो सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर मान लिया जाएगा। थर्ड, बिंदु एक में कोई बात पहले रहते हुए केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो तो विशेष परिस्थिति बनती है तो उस परिस्थिति में लिखित अभिलेख कर किसी व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में निर्धारित कर सकती है। फिर अगला है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त अधिकार। क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? तो एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जो केंद्र सरकार में उल्लेखित व निर्देशित कर सकती हैं। दूसरा, विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे जो कि किसी एक भारतीय नागरिक को होते हैं। कौन कौन से अधिकार नहीं होंगे? कि उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा, वो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा, उसे उपराष्ट्रपति अर्ह नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो सकता नियुक्त, वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो सकता, वो मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं होगा, उसे लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, वह राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद का सदस्य चुनाने के लिए अर्हता नहीं होगा, वह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति संघ राज्यों के मामले संबंधित पद के लिए अर्हता नहीं होगा जब तक कि ऐसी सेवाओं के लिए पदों के लिए केंद्र सरकार निर्दिष्ट न करे। थर्ड क्या बोला? विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का प्रतियाग। यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रतिपत्ति से उस कार्ड के पिता की घोषणा करता है तो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के पंजीकृत करते हैं तो ये घोषणा केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा। तब इस पंजीकरण के साथ वो व्यक्ति भारतीय विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। फिर जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता तो उसका विदेशी मूल या उसकी पति पत्नी जो भी भारतीय नागरिक प्राप्त है उसका नाबालिग बच्चा जो कि विदेशी नागरिक पंजीकृत है भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। चौथा क्या बोला? विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण रद्द होना। केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकती है और यदि वह संतुष्ट है तो वह पहला, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व और भौतिक साक्ष्य को छुपाकर प्राप्त की गई हो। दूसरा, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की गई हो। अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने किसी युद्ध में भारत में संलग्न है के दौरान शत्रुओं के साथ गैरकानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया है। फिर अगला, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर 2 वर्ष में से कम कैद की सजा भुगती हो। अथवा यदि ऐसा करना भारत की संपूर्णता, एकता, अखंडता की सुरक्षा और किसी अन्य देश के
साथ मैत्रीपूर्ण संबंध व समाज जनता के हित में हो, अथवा किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्य के द्वारा भंग कर दिया गया हो। भंग नहीं किया गया तो ऐसे विभाग बने रहते हैं जो कि विभाग के साथ कर लिया गया हो। अब तुलना दे रखी है किसकी, NRI, PIO और OC कार्ड धारकों में तुलना दे रखी है। तो ये कौन होते हैं? NRI क्या होता है? अप्रवासी भारतीय नागरिक जो कि साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। फिर PIO क्या होता है? जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक हो और वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता राष्ट्र धारण करता है, वो विदेशी पासपोर्ट धारक है। फिर OCI कार्ड धारक क्या होता है? जो व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नागरिकता अधिनियम 55 के अंतर्गत। अभी कौन है? देखो, जो निम्न कोटि के विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर पंजीकृत अर्थ है जो संविधान लागू होने से 26/1/1950 या उसके बाद भारत के नागरिक हो। दूसरा, 26/1/1950 के भारत के नागरिक बनने के लिए अर्हता हो। फिर तीसरा, वह भूभाग का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 से भारत का अंग बन गया हो। तो फिर चौथा, ये किसी अन्य नागरिक सपुत्री पौत्र है। फिर दूसरा, जो ऊपर लिखित व्यक्तियों के नाबालिग संतान है। जो नाबालिग बच्चा उसके माता पिता नागरिक है और दोनों से भारत का नागरिक, दोनों में से एक भारत का नागरिक है। उसके बाद देखें तो क्या बोल रहा है कि जो OCI में ना भारत का नागरिक विदेशी मूल का पति पत्नी अथवा विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर की विदेशी मूल का पति पत्नी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो तो विवाह आवेदन की प्रस्तुति के तुरंत पहले कम से कम वर्ष तक चला हो। फिर प्राप्ति कैसे होगी? हर व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन देना होगा। फिर कहाँ आवेदन कर सकता है ये? उस समय जब ऑनलाइन आवेदन भुगतान सुविधा प्रारंभ होती है तब और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट हर प्रकार से पूर्ण करके संलग्न के साथ डिमांड ड्राफ्ट या फोटो की 2 प्रति सहित भारतीय मिशन पोस्ट या फिर उस देश के अंतर क्षेत्र का हो जहां आवेदन नागरिक हो। यदि वह अपने नागरिकता के देश में नहीं रह रहा हो तो उसे भारतीय मिशन क्षेत्र अधिकार देश में हो तो आवेदन असाधारणतः एक निवासी है। फिर दूसरा, यदि वह आवेदन भारत में रह रहा हो तो ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जो हर प्रकार से पूर्ण और संलग्न सहित डिमांड ड्राफ्ट फोटो की 2 प्रतियां विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में अपने क्षेत्राधिकार नियंत्रण के अनुसार जमा कराएगा। फिर शुल्क क्या है? आवेदन में अन्य देश में स्थित पोस्ट पर भारतीय मिशन पोस्ट में जमा किया जाएगा $275 स्थानीय मुद्रा के समतुल्य। फिर अगला क्या है? आवेदक भारत में ही जमा किया ₹15,000। किन देशों में नागरिक अर्हता है? कोई व्यक्ति जो स्वयं भारत व उसके माता पिता में से एक दादा परदादा कोई एक अन्य पाकिस्तान, बांग्लादेश व अन्य देश के बारे में केंद्र सरकार और निर्देश हो का नागरिक हो या रहा हो, भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हता होगी। फिर क्या लाभ प्राप्त होंगे NRI को सभी प्रकार के भारतीय नागरिक होंगे जो कि जैसा कि भारत सरकार समय समय पर अधिसूचना करती है। उसके बाद इसके कितने लाभ प्राप्त होंगे? किसे? PIO को कोई लाभ नहीं होगा। फिर उसके बाद जो OCI को क्या लाभ होंगे इसमें? वह प्रविष्ट वाला आजीवन वीज़ा भारत में चाहे किसी उद्देश्य के लिए हो। हालांकि OCI कार्ड होल्डर भारत में शोध कार्य के लिए विशेष अनुमति देनी होती है जिसके लिए इंडिया मिशन पोस्ट FRO को आवेदन प्रस्तुत करेगा। फिर अगला क्या बोल रहा है कि वह एक IRO अथवा FIRO के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितने भी लंबे समय ठहराव के लिए। फिर OCI कार्ड धारक है कि वह अप्रवासी भारतीय के अलावा
आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा के रूप में बराबरी हो, लेकिन कृषि और बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामलों को छोड़कर। अगला, पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तकरण के मामले में अप्रवासी भारत NRI समझे जाएंगे। फिर पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर बाद में घरेलू उड़ान के किराए के मामले में अप्रवासी भारतीय NRI के बराबर समझे जाएंगे। छठा, पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर बाद में राष्ट्रीय उद्यानों वन्य जीव अभ्यारण्य में वही प्रवेश शुल्क लिया जाएगा जो घरेलू आगंतुकों से लिया जाता है। अप्रवासी के साथ निम्नलिखित संबंध में सफलता। पहला, राष्ट्रीय संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्थलों आदि पर प्रवेश शुल्क। फिर दूसरा, भारतीय व्यवसाय के लिए प्रशासनिक कानूनों को पालन करती है, जैसे डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, वकील, वास्तुकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट अन्य परीक्षाओं की अर्हता प्राप्त में भाग लेना, प्रशासनिक कानूनों के निहित कानूनों का सामना करना। उसके बाद राज्य सरकार को सुनिश्चित करना है कि OCI कार्ड होल्डर उसको प्रदान किए जाने वाली किसी भी सेवा के लिए उसके पहचान पत्र के रूप में व्यवहार हो। आवास के प्रमाण की आवश्यकता हो। OCI कार्ड धारक शपथ दाखिल करते तो वो विशेष पता भारत में उसके आवास स्थगन पे अहमता हो। फिर क्या उसे भारत में नहीं के लिए वीज़ा की आवश्यकता है? हाँ। इधर क्या बोल रहा है, जीवन भर वीज़ा भारत में ले सकता है। क्या भारत में स्थानीय नहीं पुलिस अधिकारियों के साथ निवास होने की आवश्यकता है? तो हाँ, यदि ठहरने की आवश्यकता है तो वो 180 दिन रह सकता है। अब इसके बाद है कि भारत में कौन सी गतिविधियाँ शुरू की जा सकती हैं। NRI में सभी गतिविधियाँ, PIO में वीज़ा के प्रकार के अनुसार गतिविधियाँ और OCI में सभी गतिविधियाँ, लेकिन शोध कार्य को छोड़कर जिसके लिए भारतीय मिशन मोड पोस्ट विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। उसके बाद 11वां क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो NRI वह एक भारतीय नागरिक है। फिर PIO क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार उसे पंजीकरण आवेदन करने की तिथि से 7 वर्ष पूर्व तक साधारणतः भारत में निवास आना चाहिए। और OCI क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि OCI कार्ड में 5 वर्ष के लिए पंजीकृत करता है तो भारतीय नागरिक आवेदन के पहले लगातार 12 मार्च तक साधारणतः भारत में निवास करता रहा। अब नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 5 क्या बोल रहा है, संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। फिर छठा बोल रहा है अनुच्छेद 6, कुछ वैसे व्यक्ति जो नागरिकता के अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर भारत में प्रवेशन किया हो। 7वां, पाकिस्तान में प्रवासित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 8वां, भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत से बाहर निवास कर रहे हो। अनुच्छेद 9, जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों से नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। फिर 10वां, नागरिकता अधिकारों का निरंतर बने रहना। 11वां, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। चैप्टर खत्म।